व्हाट्सअप कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारे लक्ष्मीकांत का 6th एडिशन का चैप्टर नंबर 23 दैट इज़ पार्लियामेंट्री कमेटीज़। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट है इसमें मीनिंग। तो जो पार्लियामेंट है इज़ टू एंड वाइल्डली a बॉडी टू डिलिबरेट इफेक्टिवली द इशू डेट कम अप्स बिफोर इट। तो बेसिकली जो फर्स्ट पैराग्राफ है इसका, तो इसमें बताया गया है कि जो कमिटीज़ हैं उन्हें फॉर्म क्यों किया जाता है, उनकी नीड क्यों होती है। तो बिकॉज जो फंक्शन है पार्लियामेंट का वो वैलिड है, कॉम्प्लेक्स है, और जो इतना एडुकेट टाइम नहीं दे पाते, ना ही नेसेसरी एक्सपर्टाइज होता है उनमें कि डिटेल एग्जामिन कर सकें सभी जो लेजिस्लेटिव मेजर्स हैं अदर मैटर्स को। इसलिए ये इट इज़ असिस्टेड बाय अ नंबर ऑफ कमेटीज़ इन द डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटीज़। जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो मेक्स अ मेंशन ऑफ दिस कमेटी एट डिफरेंट प्लेसेस में उसने मेंशन किया है, लेकिन वो कोई भी प्रोविज़न नहीं दिया विदाउट मेकिंग एनी स्पेसिफिक प्रोविज़न रिगार्डिंग कि उनकी कमेटीज़ का कंपोजिशन क्या होगा, टेन्योर क्या होगा, फंक्शन क्या रहेगा। उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर कोई भी चीज़ नहीं दी गई है। ये सभी जो मैटर हैं डील की जाते हैं बाय द रूल ऑफ द टू हाउस, जो पार्लियामेंट के हमने चैप्टर में पढ़े भी हैं। अकॉर्डिंगली अ पार्लियामेंट्री कमेटी मीन्स अ कमेटी जो अपॉइंटेड की जाती है या इलेक्ट की जाती है बाय द हाउस और नॉमिनेट की जाती है बाय द स्पीकर और चेयरमैन, और जो वर्क करती है अंडर द डायरेक्शन ऑफ द स्पीकर एंड द चेयरमैन। थर्ड है जो प्रेजेंट करती है अपनी रिपोर्ट टू द हाउस और टू द स्पीकर और चेयरमैन। फोर्थ है हैज़ अ सेक्रेटेरिएट प्रोवाइडेड बाय द लोकसभा एंड राज्यसभा। और जो कंसल्टेटिव कमेटीज़ होती हैं विच ऑल्सो कॉन्सिस्ट ऑफ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट आर नॉट पार्लियामेंट्री कमेटी, बिकॉज ये फुलफिल नहीं करती जो ये चार ऊपर कंडीशंस हमने पढ़ी हैं। तो ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन। तो बोर्डली जो पार्लियामेंट्री कमेटीज़ होती हैं वो दो टाइप की होती हैं, स्टैंडिंग कमेटी और एडहॉक कमेटी। जो फॉर्मर है डेट इज़ स्टैंडिंग कमेटी वो परमानेंट होती है कि उसे हर साल बनाया जाता है पीरियोडिकली और वर्क करती रहती है कॉन्टीन्यूस बेसिस पे। लेकिन जो लेटर जो एडहॉक कमेटी है वो टेम्परेरी होती है और वो फंक्शन करना बंद कर देती है आफ्टर जब उसका टास्क जो उसको असाइन किया गया है, जिसको दिया गया है, वो कंप्लीट हो जाता है। फर्स्ट देख लेते हैं स्टैंडिंग कमेटी। तो जो ऑन द बेसिस जो नेचर है उसका फंक्शंस का जो उसके द्वारा किया जाता है, जो स्टैंडिंग कमेटीज़ भी हैं वो 6 कैटेगरीज में फर्दर डिस्टिंग्विश की है, जो हम आगे इनके अंदर जो कमेटीज़ दी गई हैं इनके फीचर्स भी देखेंगे जो मेन है। फर्स्ट इज़ फाइनेंशियल कमेटी, उसमें भी 3 आती हैं, तो आप इसे याद रखेंगे, कन्फ्यूज़न हो जाता है ऐसे ट्रिक से। पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज दैट इज़ पब्लिक अकाउंट कमेटी। सेकेंड इज़ एस्टिमेट कमेटी, ई से। सी इज़ कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। सेकेंड है इसमें जो डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी है 24 होती हैं, ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे। थर्ड होती है कमेटी टू इंक्वायर, कि इसमें कमेटी ऑन पिटीशन प्रिविलेजेस और एथिक्स कमेटी, ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे। फोर्थ है कमेटी टू स्क्रूटनाइज एंड कंट्रोल, कि इसमें भी ये 6 कमेटीज़ आती हैं। कमेटी ऑन गवर्नमेंट एश्योरेंस, कमेटी ऑन सबॉर्डिनेट लेजिस्लेचर, कमेटी ऑन पेपर लेट ऑन द टेबल, कमेटी ऑन वेलफेयर ऑफ SC एंड ST, कमेटी ऑन एम्पावरमेंट वुमेन की, और जॉइंट कमेटी ऑन द ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट। फिफ्थ है कि कमेटी रिलेटिंग टू जो डे टू डे बिजनेस है ऑफ द हाउस, इसमें बिजनेस एडवाइजरी कमेटी हो जाती है। सेकंड कमेटी ऑन प्राइवेट बिल्स और रेजोल्यूशंस। CS में जो रूल्स कमेटी होती है। डी इज़ कमेटी ऑन एब्सेंस ऑफ मेंबर फ्रॉम सिटिंग ऑफ द हाउस। सिक्स है इसमें हाउस कीपिंग कमेटीज़ और सर्विस कमेटीज़, डेट इज़ कमेटी जो कंसर्न करती हैं जो भी प्रोविजंस ऑफ फैसिलिटीज़ एंड सर्विसेज दी जाती है टू द मेंबर्स, उसमें 4 आ जाती हैं। जनरल पर्पज़ कमेटी, हाउस कमेटी, लाइब्रेरी कमेटी, जॉइंट कमेटी ऑन सैलरी अलाउंसेज ऑफ द मेंबर। तो 6 डिफरेंट टाइप की हमने कमेटीज़ पढ़ ली हैं इन द स्टैंडिंग। इसके आगे हम डिस्कस करेंगे। अब सेकेंड इसमें जो हमने मेन कैटेगराइजेशन ऊपर किया था कि कमेटीज़ होती हैं 2 टाइप की, स्टैंडिंग और एडहॉक। स्टैंडिंग में हमने 6 टाइप की देख ली हैं, उनके अंदर सब टाइप देखे। अब हम एडहॉक देख रहे हैं। जो एडहॉक को डिवाइड किया गया है 2 कैटेगरीज के अंदर। फर्स्ट इज़ इंक्वायरी कमेटी, सेकेंड इज़ एडवाइजरी कमेटी। जो इंक्वायरी कमेटीज़ होती हैं वो टाइम टू टाइम हमने ऊपर भी डिस्कस किया था, जैसे एडवाइजरी कि ये टेम्परेरी नेचर की होती है। तो इसके अंदर जो सब पार्ट है इंक्वायरी कमेटी वो भी टाइम टू टाइम बनाई जाती हैं, आइदर दोनों हाउस के द्वारा होना मोशन जो अडोप्ट किया जाए इस बिहार पे, आइदर बाय स्पीकर साहब द्वारा इन द लोकसभा और चेयरमैन साहब द्वारा बाय इन द राज्यसभा टू इंक्वायर इनटू एंड रिपोर्ट ऑन द स्पेसिफिक सब्जेक्ट। तो एग्जांपल दिए गए हैं, तो आप इनमें से कोई भी 2 या 3 एग्जांपल याद रख सकते हैं टू कोट इन योर आंसर। कमेटी ऑन द कंडक्ट ऑफ सर्टेन मेंबर ड्यूरिंग प्रेसिडेंट एड्रेस, कमेटी ड्राफ्ट करने में 5 ईयर प्लान का, रेलवे कन्वेंशन कमेटी, सभी नेम दिए गए हैं, आप पोज करके एक बार पढ़ भी सकते हैं। सेकंड जो एडवाइजरी कमेटी होती है इंक्लूड सिलेक्ट और जॉइंट कमेटी। तो 2 वर्ड हैं इसमें, सिलेक्ट और जॉइंट कमेटी। तो ऑप्शन में भी डाल दिया जाता है
कि जो जॉइंट कमेटी होती है उसमें मेंबर दोनों हाउस से होते हैं या एक हाउस से, तो आप ध्यान रखेंगे जो जॉइंट कमेटी होती है उसमें दोनों ही हाउस से मेंबर आते हैं। विच आर अपॉइंटेड, जो एडवाइजरी कमेटी होती है जिसमें सिलेक्ट कमेटी भी हो सकती है, ये जॉइंट कमेटी भी हो सकती है किसी बिल के ऊपर, जो अपॉइंट की जाती है टू कंसिडर और रिपोर्ट ऑन अ पर्टिकुलर बिल। ये कमेटी डिस्टिंग्विश है जो अदर पर्टिकुलर जो एडोक कमेटीज़ हैं उनसे। ये कमेटी अलग कैसे है, बिकॉज जो ये कमेटीज़ होती हैं ये प्रोसीजर जो रूल ऑफ प्रोसीजर है उसके अकॉर्डिंग चलती हैं एंड द डायरेक्शन जो दी जाती है बाय द स्पीकर और द चेयरमैन। वाइल अ बिल कम्स अप बिफोर आ हाउस फॉर जनरल डिस्कशन, ये ओपन होता है टू द हाउस कि वो रेफ़र कर सकता है इस बिल को आदर टू द सिलेक्ट कमेटी ऑफ द हाउस जो और जॉइंट कमेटी ऑफ द टू हाउस। वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपको ऊपर भी बताया गया था अभी। A motion to this effect has to be moved and adopted in the house in which the bill come up for the consideration, कि वो किस कमेटी को देना है। और इन केस जो मोशन अडोप्ट किया गया कि उसे रेफरेंस देना है बिल को टू द जॉइंट कमेटी, तो जो डिसीजन है वो कन्वेट किया जाएगा दूसरे हाउस को। कि बेसिकली अगर हमने रेजोल्यूशन मूव किया कि उसमें डिसाइड किया कि ये सिलेक्ट को जाना चाहिए या जॉइंट को, जब सिलेक्ट को जाएगा तो एक पर्टिकुलर हाउस को ही जा रहा है, लेकिन जब जॉइंट कमेटी के लिए जा रहा है तो उस दूसरे हाउस को वो डिसीजन कन्वे किया जाएगा और रिक्वेस्ट किया जाएगा उसके मेंबर को कि वो नॉमिनेट करे दूसरे उसका हाउस के मेंबर्स को भी, जिससे वो कमेटी में सर्व कर सकें, तभी वो जॉइंट कमेटी बनेगी। और जो सिलेक्ट और जॉइंट कमेटी होती है वो कंसिडर करती है बिल को क्लोज बाय क्लोज, कि जैसे पॉइंट बाय पॉइंट होता है कि उसे कंसिडर करती है जस्ट एज द टू हाउस डू। जब मैंने बिल भी डिस्कस किया था पार्लियामेंट में, और जो अमेंडमेंट होते हैं टू द वेरियस क्लोजेज कैन बी मूव्ड बाय द मेंबर ऑफ द कमेटी। और ये जो कमेटी होती है कैन ऑल्सो टेक द एविडेंस ऑफ द एसोसिएशन, जो बिल में इंटरेस्टेड जो भी कोई पब्लिक बॉडी एक्सपर्टाइज होते हैं उसको भी ये एविडेंस या उसको ओपिनियन ले सकते हैं। जो आफ्टर द बिल थस हैज़ बीन कंसिडर, जो कमेटी है वो सबमिट करती है अपनी रिपोर्ट को हाउस को, और जो मेंबर जो एग्री नहीं करता विद द मेजोरिटी रिपोर्ट वो मे अमेंड देयर मिनट ऑफ डिसेंट टू द रिपोर्ट। जो लास्ट लाइन है इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ये कन्फ्यूजिंग रहती है तो आप इसको समझ लें। तो कि जो मेंबर्स जो एग्री नहीं करते रिपोर्ट से तो वो अपना जो डिसएग्रीमेंट का जो भी उनका पॉइंट्स है तो वो भी इस रिपोर्ट में वो ऐड कर सकते हैं। तो वेरी सिंपल, तो आपको कीवर्ड समझने होंगे, अमेंड, मिनट्स और डिसेंट। तो पूरा आपको क्लियर हो जाना चाहिए। आपको बताया गया है कि जो मेंबर की जो रिपोर्ट मेजोरिटी रिपोर्ट है उससे एग्री नहीं कर रहे हैं, कि जो भी उनकी स्टेटमेंट है उस रिपोर्ट के रिगार्डिंग की डिसएग्री की, वो भी जो इस रिपोर्ट में ऐड कर दी जाएगी कि जब वो हाउस के सामने रखने से पहले। फाइनेंशियल कमिटीज़ होती हैं उसको देख लेते हैं। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट इन एनी वर्ड आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखिए उसे, बिकॉज क्लियर होना आपको एक एक चीज़ बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। आपको कोई सी भी तरह का कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए एंड वी विल डेफिनेटली रिप्लाई यू विद इन 24 आवर। अब नेक्स्ट है फाइनेंशियल कमेटीज़ देख लेते हैं। जो हमने ऊपर अभी डिस्कस की थी स्टैंडिंग कमेटी के 6 पार्ट, तो उसमें फर्स्ट देखा था। अब उसमें भी जो 3 सब डिवीज़न देखे थे हमने, जो पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से हमने याद किए थे PEC पैक से। तो उसमें जो फर्स्ट है पब्लिक अकाउंट कमेटी, तो ये सेटअप की गई थी 1921 में अंडर द प्रोविज़न ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, जो हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। एंड आपको अगर किसी को भी ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के बारे में ये फीचर्स पढ़ने, तो आप हमारी जो लक्ष्मीकांत का प्लेलिस्ट है उसका फर्स्ट वीडियो देखिए। एंड हैज़ बीन एक्सिस्टेंस सिंस, कि तब से ही है। और एट प्रेजेंट इसमें 22 मेंबर हैं, 15 लोकसभा से आते हैं, 7 राज्यसभा से आते हैं, और जो मेंबर्स हैं वो पार्लियामेंट द्वारा ही इलेक्ट किए जाते हैं हर साल। वेरी इंपॉर्टेंट, इसका जो टेन्योर है 1 ईयर का है। फ्रॉम अमंगेस्ट इस मेंबर अकॉर्डिंग किस थ्रू होता है इलेक्शन, बाय द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ STV, दैट इज सिंगल ट्रांसफर वोट। फिर जो सभी पार्टीज होती हैं वो रिप्रेजेंटेशन हो जाता है उनका इसमें। और जो टर्म है ऑफिस का मेंबर का वो 1 साल है। और जो मिनिस्टर साहब होते हैं मिनिस्टर्स, तो आप ये हाईलाइट कर लें इंपॉर्टेंट पॉइंट, और ये वीडियो को भी आप रेपिटेटिव जब देखेंगे तो आपको ये याद हो जाएंगे। और PDF इसलिए ही यूज़ की जा रही है, फर्स्ट जिससे आप इस पर ट्रस्ट कर सकें जो प्लेटफॉर्म है। सेकंड, आपको डबल हार्डवर्क ना करना पड़े कि यहाँ से पढ़ के आपको बुक रेफ़र करनी पड़ रही है, बिकॉज हम अब इसमें अपना हार्डवर्क नहीं बचा रहे हैं कि हम PDF यूज़ कर रहे हैं, हम PPT यूज़ नहीं कर रहे हैं। हम एक तरीके से देखें तो आपका हार्डवर्क सेव कर रहे हैं, आपका टाइम सेव कर रहे हैं। जो मिनिस्टर्स होते हैं वो इलेक्ट नहीं किए जाते एज अ मेंबर ऑफ द कमेटी, और जो चेयरमैन होता है कमेटी के वो अपॉइंट किया जाता है फ्रॉम अमंगेस्ट इस मेंबर बाय द स्पीकर। लेकिन 1966 और 67 तक क्या था, जो चेयरमैन होता है कमेटी का वो रूलिंग पार्टी से ही बिलोंग करता है। लेकिन 1967 से कन्वेंशन डेवलप हुआ
कि जो चेयरमैन होगा कमेटी का वो इनवेरेबली अपोजिशन से होगा, बिकॉज जो स्पीकर साहब हैं वो रूलिंग पार्टी का ही मेंबर पर्सन होता है, तो रूलिंग जो पार्टी का होगा उसे ही अपॉइंट करेगा। लेकिन जो अब नेक्स्ट 1967 से जो कन्वेंशन आया तो उसमें जो चेयरमैन बनेगा कमेटी का वो अपोजिशन से होगा। और जो फंक्शन है कमेटी का वो एग्जामिन करना है एनुअल ऑडिट रिपोर्ट्स कैग की, जो कंट्रोल ऑडिट जनरल ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। आप उसका वीडियो भी देख सकते हैं प्लेलिस्ट में, पूरा डिस्कस किया गया है। जो लेट करती है अपनी रिपोर्ट बिफोर द पार्लियामेंट प्रेसिडेंट साहब द्वारा। जो कैग है वो 3 टाइप की रिपोर्ट सबमिट कर दिया टू द प्रेसिडेंट, नेमली ऑडिट रिपोर्ट ऑन द अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ऑडिट रिपोर्ट ऑन द फाइनेंस अकाउंट, ऑडिट रिपोर्ट ऑन द पब्लिक अंडरटेकिंग्स। तो ये अकाउंट हम पार्लियामेंट में भी डिस्कस कर चुके हैं चैप्टर में, अभी आगे भी देखेंगे तीनों को ही। अब जो कमेटी अब एग्जामिन करती है कि पब्लिक जो भी एक्सपेंडिचर हुआ है, नॉट ओनली थ्रू लीगल और फॉर्मल पॉइंट ऑफ व्यू कि टू डिस्कवर टेक्निकल इरेगुलरिटीज़, लेकिन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू कि इकोनॉमी पे क्या इम्पेक्ट पड़ रहा है उसका, उससे भी देखती है कि विदाउट द लॉस ऑफ द मनी कि कोई जो अगर केस हो गया है करप्शन का कि क्या क्या रीज़न रहे हैं कि जो मनी का वेस्टेज की हुआ, सब वो एग्जामिन करती है। मोर डिटेल में जो फंक्शंस हैं वो देखते हैं कि एग्जामिन करती है जो अप्रोप्रिएशन अकाउंट और फाइनेंशियल अकाउंट यूनियन के, और कोई भी अकाउंट जो लोकसभा द्वारा उसके सामने रखा जाता है। तो जो अप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है वो इसमें जो ऊपर 2 टर्म दी गई है, अप्रोप्रिएशन अकाउंट और फाइनेंस अकाउंट, दोनों ही देख लेते हैं। जो अप्रोप्रिएशन अकाउंट है वो कंपेयर करता है एक्चुअल एक्सपेंडिचर विद द एक्सपेंडिचर सेंक्शन बाय द पार्लियामेंट, कि पार्लियामेंट ने जो एक्स अमाउंट का जो अमाउंट है वो सेंक्शन की थी, जो दी गई थी किसी भी काम के लिए, लेकिन एक्चुअल जो एक्सपेंडिचर है वो वाई हुआ है। तो देखती है कि दिया था इतना और हुआ इतना है, तो जो भी डिफरेंस है कि अगर जो प्लस पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है वो सब चीज़ चेक करती है थ्रू द अप्रोप्रिएशन एक्ट, जो हमने पढ़ा था कि अमाउंट ऑफ टोटल मनी, जो सम अमाउंट ऑफ टोटल मनी दी जाती है किसी काम के लिए। वाइल जो फाइनेंस अकाउंट होता है वो शो करता है एनुअल रिसीट एंड डिसबर्समेंट ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। एनुअल रिसीट मीन्स एनुअल इनकम एंड डिसबर्समेंट की एक्सपेंडिचर क्या हुआ, खर्च कितना हुआ ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट, वो पूरा ही चेक करती है। तो आपको फर्स्ट पॉइंट पूरा ही क्रिस्टल क्लियर हो जाना चाहिए। सेकेंड है कि एग्जामिन करती है द अप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड द ऑडिट रिपोर्ट ऑफ द कैग ऑन इट। जो कमेटी है उसे सेटिस्फाई करना पड़ता है इस पर कि डेट द मनी डेट हैज़ बीन डिसबर्स, जो खर्च हुई है वो लीगली अवेलेबल है फॉर द अप्लाइड सर्विसेज और द पर्पस, कि जिस पर्पस के लिए उसे दी गई थी वो मनी वो उसके लिए यूज़ हुई है या नहीं हुई है, उसको एग्जामिन करती है। एंड द एक्सपेंडिचर जो कन्फर्म टू द अथॉरिटी डेट गवर्नेंस, कि जो एक्सपेंडिचर हुआ है कि जिस अथॉरिटी के अंदर था वो, कि उसके जो रूल्स हैं उनके द्वारा उनके रूल्स पे चलकर उनसे कन्फर्म है नहीं है। और एवरी जो रीअप्रोप्रिएशन होता है हैज़ बीन मेड इन अकॉर्डेंस विद द रिलेटेड रूल, कि अगर दोबारा अप्रोप्रिएशन जो भी एक्सपेंडिचर होना है तो वो भी अगर हुआ है तो वो भी जो रिलेटेड रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग हुआ है या नहीं हुआ है। तो बेसिकली ये एग्ज़ामिन करने का काम दिया गया है इसको, कि जो भी हमने फर्स्ट पॉइंट में डिस्कस कर चुके हैं कि अप्रोप्रिएशन अकाउंट का और फाइनेंस अकाउंट का यूनियन गवर्नमेंट का, और कोई भी एनी अदर अकाउंट लेड बाय द लोकसभा। तो आप इसमें एक जो हमने ध्यान नहीं दिया यहाँ पे, आप एक इसे मार्क करेंगे कि यहाँ पे केवल अकाउंट यूनियन गवर्नमेंट का दिया हुआ है, नॉट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। और थर्ड पॉइंट है कि एग्जामिन करती है अकाउंट ऑफ द स्टेट कॉरपोरेशन, ट्रेडिंग कंसर्न एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट एंड द ऑडिट रिपोर्ट कैग की ऑन देम एक्सेप्ट जो पब्लिक अंडरटेकिंग की जो अलॉट कर दी गई है टू द कमेटी ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग, की जो पब्लिक अंडरटेकिंग बेसिकली कि जिसमें गवर्नमेंट की जो शेयरिंग होती है, गवर्नमेंट का शेयर जो 50% से भी ऊपर होता है वो पब्लिक अंडरटेकिंग। तो उसकी जो हमने ऊपर कमेटीज़ हमने तीनों के देखे हैं अकाउंट की, जो भी काम ये जो भी प्रोजेक्ट अलॉट कर दिया गया ऑलरेडी टू द कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, उसको ये नहीं देखता, उसका एग्जामिन नहीं करता। उससे अलावा जितने भी मतलब एक्सक्लूड होते हैं प्रोजेक्ट उनको देखता है। फोर्थ है कि एग्जामिन करता है अकाउंट ऑफ द ऑटोनोमस और सेमी ऑटोनोमस बॉडीज़ एंड ऑडिट ऑफ विच इज़ कंडक्टेड बाय द कैग, की एग्जामिन करता है ऑटोनोमस बॉडीज़ की जो सेल्फ सफिशिएंट बॉडी है उसको। तो एक सेमी ऑटोनोमस बॉडीज़ की, ऑटोनोमस बॉडीज़ लाइक आप समझ सकते हैं यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जो कि वो डील नहीं करती विद द जो भी गवर्नमेंट से होती हैं, लेकिन सेमी ऑटोनोमस होती है कि यूनिवर्सिटी जो गवर्नमेंट द्वारा भी चलाई जा रही है और प्राइवेट मिक्स करके, तो दोनों को ही जिसकी ऑडिट कंडक्ट की जाती है कैग के द्वारा उनको भी एग्जामिन करती है ये। फिफ्थ है कि कंसिडर करती है रिपोर्ट को कैग की रिलेटेड टू द ऑडिट ऑफ एनी रिसीट एंड टू एग्जामिन द अकाउंट ऑफ स्टोर्स एंड स्टॉक्स, वही है बेसिकली। सिक्स्थ है कि एग्जामिन कर सकती है कि जो भी मनी स्पेंड हुई है किसी भी सर्विस पे किसी भी फाइनेंशियल ईयर में
इन एक्सेस ऑफ द अमाउंट ग्रांटेड बाय द लोकसभा, कि लोकसभा ने मान लो 10 रुपीज़ दिए थे लेकिन खर्च हो गया 20, तो वो एक्सेस अमाउंट जो स्पेंड हुआ है वो क्यों हुआ है, तो उसे भी एग्जामिन करती है। नेक्स्ट है कि इन द फुलफिलमेंट ऑफ द अबव फंक्शन जो कमेटी है असिस्ट की जाती है कैग द्वारा। इनफैक्ट जो कैग है एक्ट करता है एज अ गाइड फ्रेंड फिलोसोफर ऑफ द कमेटी, वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसे अपनी बुक में मार्क कर सकते हैं। एंड ऑन द रोल जो प्लेड किया जाता है कमेटी द्वारा, अशोक चंदा जो ऑलरेडी कैग रह चुके हैं इंडिया के, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि ओवर अ पीरियड ऑफ द ईयर कमेटी हैज़ ऑलरेडी फुलफिल्ड द एक्सपेक्टेशन दैट इट शुड डेवलप इनटू अ पावरफुल फोर्स इन द कंट्रोल ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। और इसे क्लेम किया जाना चाहिए दैट द ट्रेडिशन एस्टेब्लिश एंड कन्वेंशन जो डेवलप किया गया बाय द पब्लिक अकाउंट कमेटी, कि वो हाईएस्ट जो ट्रेडिशन है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को उनको अटेन कर पा रही है। हावेवर जो इफेक्टिवनेस है ऑफ द रोल ऑफ द कमेटी वो लिमिटेड क्यों है, अब लिमिट देख लेते हैं। जो कमेटीज़ की लिमिट, फर्स्ट है कि ये कंसर्न नहीं होती जो भी पॉलिसी के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन होता है इन द ब्रॉडर सेंस। सेकेंड, ये जो कंडक्ट करती है एक पोस्ट टर्म एग्जामिनेशन, कि जो खर्च ऑलरेडी हो चुका है उसके बाद उसको देखती है, कि ना कि पहले देखे कि किस किस चीज़ में कितना होना चाहिए। इट कैन नॉट इंटरवीन इन द मैटर ऑफ डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन, उसमें भी इंटरवीन नहीं कर सकती कि जो भी एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है डे टू डे में। डीआई की रिकमेंडेशंस जो होती हैं इसकी एडवाइजरी होती हैं, बाइंडिंग नहीं होती ऑन द मिनिस्ट्रीज, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इट इज़ नॉट वेस्टेड विद द पावर ऑफ डी अलाउंस ऑफ द एक्सपेंडिचर बाय द डिपार्टमेंट, कि कोई भी किसी काम के लिए जितना अमाउंट दिया गया है उसको उसके पास कोई भी पावर नहीं है कि ये मना कर दे उसको। फर्स्ट है कि ये केवल एक ऑर्डर नहीं दे सकती, ये एग्जामिन करती है केवल, ये एग्जीक्यूटिव बॉडी नहीं है, हैंस इट कैन नॉट इशू एन ऑर्डर, केवल पार्लियामेंट ही फाइनल डिसीजन ले सकती है ऑन इट्स फाइंडिंग। तो आपको पूरा ही क्लियर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट है एस्टिमेट कमेटी, कि जो ओरिजिन इस कमेटी का वो हुआ था 1921 में, और जो फर्स्ट एस्टिमेट कमेटी है इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा वो बनी थी 1950 में। किसकी रिकमेंडेशन पे, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जॉन मथाई एंड द जो फाइनेंस मिनिस्टर थे उस टाइम के। ओरिजिनली इसमें 25 मेंबर्स थे, लेकिन 1956 में इसकी जो मेंबरशिप है वो रेज कर दी गई टू द 30, और जो सभी 30 मेंबर्स होते हैं वो लोकसभा से ही आते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज हमने ऊपर पढ़ा था कि जो पब्लिक कमेटी हमने पढ़ी थी एस्टिमेट कमेटी, तो उसमें 22 मेंबर्स थे, 15 फ्रॉम द लोकसभा, 7 फ्रॉम द राज्यसभा, लेकिन यहाँ पे 30 मेंबर है एंड ऑल द 30 मेंबर्स आर फ्रॉम द लोकसभा। जो राज्यसभा का है उसमें इस कमेटी में कोई भी रिप्रेजेंटेशन नहीं है, और ये जो मेंबर्स होते हैं वो इलेक्ट किए जाते हैं बाय द लोकसभा हर साल, याद रखेंगे, टेन्योर 1 ईयर फ्रॉम अमंगेस्ट दिस मेंबर। कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, जो हमने ऊपर भी देखा था, प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ STV, दैट इज सिंगल ट्रांसफर बोर्ड। सर जो सभी पार्टी होती हैं उसका रिप्रेजेंटेशन हो जाता है इसमें, और जो टर्म है ऑफिस का वो भी 1 साल है, और मिनिस्टर्स होते हैं वो इलेक्ट नहीं किए जाते एज अ मेंबर ऑफ द कमेटी, यही ऊपर वाली कमेटी में भी था। और जो चेयरमैन होते हैं कमेटी के वो अपॉइंट किए जाते हैं स्पीकर साहब द्वारा फ्रॉम अमंगेस्ट मेंबर, और ये इनवेरेबली रूलिंग पार्टी से होते हैं। तो आपने 2 डिफरेंस देख चुके हैं ऑलरेडी, कि फर्स्ट इसमें रूलिंग पार्टी से जो चेयरमैन होते हैं, लेकिन पब्लिक एस्टिमेट कमेटी में वहाँ पे जो मेंबर्स जो उसका चेयरमैन होते हैं डेट्स कम फ्रॉम अपोजिशन पार्टी। और जो इसमें जो मेंबर्स होते हैं एस्टिमेट कमेटी के, इसमें सारे के सारे लोकसभा से आते हैं, लेकिन हमने ऊपर जो पढ़ा है उसमें 15 फ्रॉम द लोकसभा एंड 7 फ्रॉम द राज्यसभा। तो आपको पूरा ही ये कंपेयर करके क्लियर हो जाना चाहिए। अब फंक्शन देख लेते हैं इसका कमेटी का, कि एग्जामिन करती है एस्टिमेट्स जो भी बजट के अंदर इंक्लूड है, और सजेस्ट करती है इकोनॉमिक्स इन पब्लिक एक्सपेंडिचर कि डिटेल में क्या है, कि रिपोर्ट करती है कि जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव की जो भी पॉलिसीज़ लाई गई हैं, जो भी एक्सपेंडिचर उन पर किया गया है, कि वो कंसिस्टेंट हैं क्या, कि उनका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है इकोनॉमी पे, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स में, ये एफिशिएंट है या नहीं है, कि उनसे कंसिस्टेंट है या नहीं है, इनकंसिस्टेंट तो नहीं है, उसे एग्जामिन करती है, उसे फिर रिपोर्ट करती है, सजेस्ट करती है कि कोई ऑल्टरनेटिव पॉलिसीज़ की अगर गवर्नमेंट एक्स पॉलिसी लाई है तो उसमें सजेस्ट कर सकती है कि इसमें 1x+1 मतलब कुछ एड ऑन करके कि वो एफिशिएंट हो सकती है, कि इकोनॉमी को अच्छा बना सकती है। थर्ड है कि एग्जामिन करती है कि वेदर जो पैसा खर्च हुआ है इज़ वेल लेड डाउन विद द लिमिट ऑफ द पॉलिसी, कि पॉलिसी में जितनी लिमिट रखी गई थी उसके अंदर ही एक्सपेंडिचर हो रहा है या नहीं हो रहा है। सजेस्ट करती है फॉर्म इन विच जो एस्टिमेट्स आर टू बी प्रेजेंटेड टू द पार्लियामेंट, कि बाद में जब पार्लियामेंट को रखे जाते हैं एस्टिमेट्स रिपोर्ट, तो उसे भी ये सजेस्ट करती है कि किस फॉर्म में उसे रखा जाना चाहिए। और जो कमेटी है शेल नॉट एक्सरसाइज इज फंक्शन इन रिलेशन टू सच पब्लिक अंडरटेकिंग्स
एज अलॉटेड टू द कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, जो हम ऊपर भी देख चुके हैं कि जो ऑलरेडी कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग को दे चुके हैं फंक्शंस, वो ये एग्जामिन नहीं करती। एंड द कमेटी में कंटिन्यू द एग्जामिनेशन ऑफ द एस्टिमेट फ्रॉम द टाइम टू टाइम थ्रू आउट द फाइनेंशियल ईयर, और रिपोर्ट करती है हाउस को की जो भी एग्जामिनेशन प्रोसीड होती है। एंड इट शैल नॉट बी इनकम्बेंट ऑन द कमेटी टू एग्जामिन द एंटायर एस्टिमेट ऑफ एनी 1 ईयर। ये कोई भी ऑफिशियली काम नहीं होता उसके ऊपर कि एंटायर 1 ईयर में उसको एग्जामिन करना है। और जो डिमांड फॉर ग्रांट है वो फाइनली वोट की जाती है, जो हमने पार्लियामेंट में भी डिस्कस किया है, डिमांड फॉर ग्रांट डिस्पाइट द फैक्ट जो कमेटी है हैज़ मेड नो रिपोर्ट। हाउएवर जो इफेक्टिवनेस है वो लिमिटलेस देख लेते हैं, हमने ऊपर भी डिस्कस की थी जो लिमिट थी कमेटी की। ये एग्जामिन करती है बजट्स एस्टिमेट्स को ही केवल आफ्टर दे हैड बीन वोटेड बाय द पार्लियामेंट, नॉट बिफोर इट। कि जो पार्लियामेंट होती है, हमने बजट में डिस्कस किया था कि पार्लियामेंट के सामने रखा जाता है फॉर द वोट प्रेसिडेंट साहब द्वारा, तो ये एग्जामिन करती है बजट को, लेकिन उसके पार्लियामेंट के वोट डालने के बाद, उससे पहले नहीं। ये इसकी लिमिट है, ये क्वेश्चन नहीं कर सकती जो भी पॉलिसी पार्लियामेंट ने रखी है अपने सामने। और इट रिकमेंडेशन भी एडवाइजरी होती है, बाइंडिंग नहीं होती। और ये एग्जामिन करती है हर साल ओनली सर्टेन सिलेक्टेड मिनिस्ट्रीज़ एंड द डिपार्टमेंट थर्स बाय रोटेशन, कि ये अभी 1 साल इसको करेंगे, सेकेंड आवर इसको करेंगे। ये इसमें बहुत नंबर ऑफ ईयर लग जाते हैं सभी को कवर करने में, ये इसका लिमिट है, ड्रॉबैक है। एंड इट लेग्स द एक्सपर्ट असिस्टेंस। कैग का जो हमने ऊपर कमेटी पढ़ी है तो उसमें कैग का असिस्टेंट होता है, लेकिन यहाँ पे कैग का कोई भी असिस्टेंस नहीं मिल पा रहा है जो अवेलेबल है पब्लिक अकाउंट कमेटी को। तो आप इसको करेक्ट कर लेंगे, ये पब्लिक अकाउंट कमेटी है फर्स्ट में, नॉट पब्लिक एस्टिमेट कमेटी। एफेक्ट कि इट वर्क्स इन द नेचर ऑफ द पोस्टमार्टम। कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग देख लेते हैं हम कि दिस कमेटी जो क्रिएट हुई थी 1964 में, किसकी रिकमेंडेशन पे? ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कृष्णा मेनन कमेटी। ओरिजिनली इसके 15 मेंबर्स हैं, 10 फ्रॉम द लोकसभा एंड 5 फ्रॉम द राज्यसभा। हाउएवर इन 1974 इसकी मेंबरशिप रेज कर दी गई 22, 50 फ्रॉम लोकसभा एंड 7 फ्रॉम राज्यसभा। और इसके जो मेंबर हैं इस कमेटी के, वो इलेक्ट की जाती है पार्लियामेंट द्वारा हर साल। और किस मेथड से? वही प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ एसटीवी, सिंगल ट्रांसफर वोट। थर्स जो सभी पार्टीज़ होती हैं उनका ड्यू रिप्रेजेंटेशन हो जाता है इसमें। इसका टर्म 1 ईयर होता है। जो मिनिस्टर्स होते हैं वो एलिजिबल नहीं होते टू बी इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ द कमेटी। एंड द चेयरमैन जो कमेटी के होते हैं वो स्पीकर साहब द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं फ्रॉम इट्स मेंबर, जो ड्रॉ होते हैं फ्रॉम द लोकसभा ओनली। थर्स जो मेंबर होते हैं कमेटी के वो आर फ्रॉम द राज्यसभा, वो चेयरमैन नहीं बन सकते। फंक्शंस क्या हैं कि एग्जामिन करती है रिपोर्ट्स को एन अकाउंट ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग। सेकेंड है कि ये एग्जामिन करती है रिपोर्ट ऑफ द कैग ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, जो आपको ऊपर बता चुका हूँ कि पब्लिक अंडरटेकिंग वो जिसमें गवर्नमेंट की जो शेयरिंग होती है उसमें 50% से ज़्यादा होती है। थर्ड है कि ये एग्जामिन करती है कि वेदर द अफेयर ऑफ द पब्लिक अंडरटेकिंग आर बीइंग मैनेज इन अकॉर्डिंग विद द साउंड बिजनेस प्रिंसिपल, जो रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग हो रहे हैं, ये नहीं हो रहे। एक्सरसाइज करती है सच अदर फंक्शंस इन वेस्टेड इन द पब्लिक अकाउंट कमेटी और एस्टिमेट कमेटी इन रिलेशन टू द पब्लिक अंडरटेकिंग, जो अलॉट किए गए स्पीकर साहब द्वारा टाइम टू टाइम। ये कमेटी एग्जामिन नहीं करती इन मैटर्स को कि मैटर ऑफ मेजर गवर्नमेंट पॉलिसी के एज डिस्टिंग फ्रॉम द बिजनेस और कमर्शियल फंक्शन पब्लिक अंडरटेकिंग। तो इससे भी अलग जो भी फंक्शंस होंगे कि जिसमें गवर्नमेंट की शेयरिंग 50% से ज़्यादा होती है उन्हीं की ही देखती है, उससे अलावा नहीं देखेगी। एंड मैटर ऑफ डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन उसे भी नहीं देखती है ये। तो बेसिकली ये लिमिट हो गई है कि मैटर फॉर द कंसिडरेशन ऑफ विच कि मशीनरी इज एस्टैब्लिश बाय स्पेशल स्टैट्यूट अंडर विच अ पर्टिकुलर पब्लिक अंडरटेकिंग इज एस्टैब्लिश, तो उन्हें भी ये नहीं देखती है। लिमिट देख लेते हैं कि इट कैन नॉट टेक अप द एग्जामिनेशन ऑफ मोर देन 10 to 12 पब्लिक अंडरटेकिंग इन अ ईयर, को उसको भी एग्जामिन नहीं करती। ये वर्क करती है इज द नेचर ऑफ द पोस्टमार्टम, कि आफ्टर कि जो काम हो गया उसके बाद ही। इट डज नॉट लुक इन टू टेक्निकल मैटर्स में भी नहीं देखती, बिकॉज इसके जो मेंबर्स होते हैं नॉन टेक्निकल एक्सपर्ट्स, और इसकी जो रिकमेंडेशन भी एडवाइजरी होती है, बाइंडिंग नहीं होती। नाउ देखते हैं डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी कि ऑन द रिकमेंडेशन ऑन द रूल कमेटी ऑफ द लोकसभा 17 डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी सेटअप की गई पार्लियामेंट के अंदर इन 1993, और 2004 के अंदर 7 मोर सेटअप की गई, जिससे इसका नंबर 17 से 24 हो गया है। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है स्टैंडिंग कमेटी का कि मोर अकाउंटेबिलिटी हो सके
एग्जीक्यूटिव की, दैट इज़ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू द पार्लियामेंट, पर्टिकुलरली फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी चाहिए। दे ऑल्सो असिस्ट करते हैं पार्लियामेंट को इन डिबेटिंग द बजट मोर एफिशिएंटली। और जो 24 स्टैंडिंग कमेटी होती है कवर कर होती है अंडर देयर जुडिक्शन, कि उनके जुडिक्शन में सभी जो मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के वो आते हैं। और हर स्टैंडिंग कमेटी कंसिस्ट होती है 31 मेंबर्स में। इसमें 21 लोकसभा से होते हैं, 10 राज्यसभा से। और जो मेंबर्स होते हैं लोकसभा के वो नॉमिनेट किए जाते हैं बाय द स्पीकर फ्रॉम अमंगेस्ट इज ओन मेंबर। सचा मेंबर ऑफ द राज्यसभा वो नॉमिनेट किए जाते हैं चेयरमैन साहब द्वारा, कि लोकसभा से स्पीकर एंड चेयरमैन फ्रॉम द राज्यसभा। और जो मिनिस्टर होते हैं वो एलिजिबल नहीं होते फॉर टू बी नॉमिनेटेड एज अ मेंबर ऑफ एनी ऑफ द स्टैंडिंग कमेटी, जो हमने ऊपर भी देखा था। और इन केस कोई भी मेंबर कि इसका जो स्टैंडिंग कमेटी में नॉमिनेट हो जाता है, उसके बाद अगर वो मिनिस्टर बनता है तो उसे जो स्टैंडिंग कमेटी की मेंबरशिप होती है वो छोड़नी होती है। और जो टर्म है इसका वो भी 1 साल होता है फ्रॉम द डेट ऑफ हिज कॉन्स्टिट्यूशन। और 24 में से आउट ऑफ द 24 स्टैंडिंग कमेटीज़ ऑप्शन में डाल देते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 8 वर्क अंडर द राज्यसभा एंड 16 वर्क अंडर द लोकसभा। और जो 24 स्टैंडिंग कमेटीज़ होती हैं एंड द मिनिस्टर डिपार्टमेंट होते हैं, उनका जो जुडिक्शन आगे हम टेबल देखेंगे उसमें दिया हुआ है। जो फंक्शंस है वो देख लेते हैं। ये जो टू कंसिडर द डिमांड फॉर ग्रांट ऑफ द कंसर्न मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट बिफोर, जो लोकसभा में डिस्कस किए जाते हैं उससे पहले, कि रिपोर्ट करते हैं। शुड नॉट इट्स रिपोर्ट शुड नॉट सजेस्ट एनीथिंग ऑफ नेचर ऑफ कट ऑफ मोशन, कि जो डिमांड फॉर ग्रांट और कट ऑफ मोशन हम पार्लियामेंट में डिस्कस कर चुके हैं, आप वो वीडियो जरूर देखें। ये एग्जामिन करती है बिल्स को पर्टेनिंग टू द कंसर्न मिनिस्ट्रीज, और ये कंसिडर करती है एनुअल रिपोर्ट किसी भी मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट की, बिकॉज हम ऊपर देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं कि इसके अंदर इसके जुडिक्शन में सभी मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट आते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के। फोर्थ है कि कंसिडर करती है नेशनल बेसिक लॉन्ग टर्म पॉलिसी डॉक्यूमेंट को, जो हाउस में रखे जाते हैं। अब लिमिटेड इसके लिमिटेशंस क्या हैं, कि दे शुड नॉट कंसिडर मैटर ऑफ डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंसर्न मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट, जो हम ऊपर देखते आ रहे हैं। ये टेबल दी हुई है जुडिक्शंस में क्या क्या आते हैं, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप एक बार बस रीडिंग लगा सकते हैं। कि 24 दी हुई हैं। सेकेंड इसकी लिमिटेशन देख लेते हैं, कि दे शुड नॉट जनरली कंसिडर द मैटर, जो कंसिडर किए जाते हैं अदर पार्लियामेंट्री कमेटीज़ द्वारा। कि बेसिकली हम समझ चुके हैं कि पहला हम इसमें देखा कि जो डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें ये नई दखल अंदाजी देती। फर्स्ट इसकी लिमिटेशन। सेकंड कि कंसिडर नहीं करती जो मैटर विच आर कंसिडर बाय अदर पार्लियामेंट कमेटीज़। तो ये तो पॉइंट आप जो फर्स्ट है कहीं भी लगा सकते हैं, किसी भी कमेटी का यही हो रहा है कि वो जो भी डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसमें एंटर नहीं करती। एंड इट शुड नोट यहाँ पे नोट किया जाना चाहिए कि डेट जो रिकमेंडेशन होती हैं इस कमेटी की वो एडवाइजरी नेचर की होती हैं, बाइंडिंग नहीं होती, जो हमने ऊपर भी पढ़ा है। ये प्रोसीजर दिया हुआ है कि जो कंसिडर किया जाता है स्टैंडिंग कमेटीज़ द्वारा, कि यहाँ पे कीवर्ड है डिमांड फॉर ग्रांट के द्वारा लिए। फिर आगे हम बिल का देखेंगे ऐसे ही करके, कि जो प्रोसीजर है कि जनरल डिस्कशन के बाद ऑन द बजट इन द हाउस जब ख़त्म हो जाता है तो हाउस जो एडजॉर्न होता है फिर फिक्स टर्म के लिए। जो कमेटी होती हैं वो कंसिडर करती हैं जो डिमांड फॉर ग्रांट होती है कंसर्न मिनिस्ट्रीज़ के रिगार्डिंग, जो भी इन्हें टाइम दिया गया है। और जो कमेटी होती है उसे उसी टाइम में अपनी रिपोर्ट प्रिपेयर करनी होती है और वो एक्स्ट्रा टाइम के लिए नहीं ले सकती। एंड जो डिमांड फॉर ग्रांट होती है शैल बी कंसिडर्ड बाय द हाउस इन द लाइट ऑफ द रिपोर्ट ऑफ द कमेटी, कि जो कमेटी ने रिपोर्ट दी है उसे देखते हुए उसे जो डिमांड फॉर ग्रांट वो देखनी होती है। एंड देयर शैल बी अ सेपरेट रिपोर्ट ऑन द डिमांड फॉर ग्रांट फॉर ईच मिनिस्ट्रीज़। तो हमने डिमांड फॉर ग्रांट का जो प्रोसीजर है फ्रॉम ए टू ई देख चुके हैं। और फॉलोइंग प्रोसीजर अब हम जो ऐसे आपको बताया था कि वहाँ पे कीवर्ड था डिमांड फॉर ग्रांट के देखा था, यहाँ पे हम बिल के लिए देखेंगे कि जो कमेटी है कंसिडर करती है जो जनरल प्रिंसिपल्स होते हैं, क्लोजेज होते हैं बिल के, जो उसको रेफ़र किए जाते हैं। एंड द कमेटी कंसिडर करती है ओनली सच बिल्स जो इंट्रोड्यूस होते हैं अदर हाउस में, जो उसे रेफ़र किए गए उन्हें ही देखती है। एंड द कमेटी शुड मेक रिपोर्ट ऑन द बिल इन अ गिवन टाइम। अब जो मेरिट देख लेते हैं कि जो बेनिफिट्स हैं ऑफ द स्टैंडिंग कमेटी द पार्लियामेंट, ये देयर प्रोसीडिंग आर डिवॉइड ऑफ एनी पार्टी बायसनेस नहीं होती है उसके अंदर की प्रोसीडिंग में। और जो प्रोसीजर है वो अडोप्ट किया जाता है मोर फ्लेक्सिबल वे में देन इन द लोकसभा। जो सिस्टम्स मेक्स द पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव मच मोर डिटेल क्लोज कंटिन्यूस इन डेप्थ और कॉम्प्रिहेंसिव, बिकॉज हम देख चुके हैं ये क्लोज बाय क्लोज स्क्रूटनाइज करती है, एग्जामिन करते हैं सभी बिल्स को, जो भी रिपोर्ट्स को भी। तो ये एक ज़्यादा कंट्रोल करती है पार्लियामेंट्री का।
और जो सिस्टम है इंश्योर करता है इकोनॉमी एंड एफिशिएंसी इन पब्लिक एक्सपेंडिचर एज द मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट होती हैं, उसे ज़्यादा केयरफुल होना पड़ेगा कि कुछ भी करने से पहले, बिकॉज वो पूरा ही स्क्रूटनाइज होगा। ये फैसिलिटेट करती है अपॉर्चुनिटीज टू ऑल द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट कि टू पार्टिसिपेट और अंडरस्टैंड करें जो फंक्शनिंग है गवर्नमेंट की और उसमें कंट्रीब्यूशन दे अपना। एंड इट कैन अवेल ऑफ एक्सपर्ट ओपिनियन और पब्लिक ओपिनियन टू मेक द रिपोर्ट कि वो हमने ऊपर देखा था कि वो एक्स्ट्रा अगर कोई भी बिल से इंटरेस्टेड उसको एक्सपर्ट ओपिनियन मिलता है तो वो लेती है, तो उसको भी ओपन करती है। एंड दे आर ऑथोराइज टू इन्वाइट एक्सपर्ट एंड एमिनेंट पर्सन टू टेस्टिफाई बिफोर देम, और उनके जो ओपिनियन है रिपोर्ट में इनकॉर्पोरेट करें, जो भी हम डिस्कस कर रहे थे। सेवेंथ है कि जो अपोजिशन पार्टी होती है अंदर राज्यसभा कैन नाउ प्ले एन ग्रेटर रोल इन एक्सरसाइजिंग फाइनेंशियल कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव, बिकॉज उनके भी मेंबर होते हैं। अब देखते हैं कमेटी टू इंक्वायरी। कमेटी टू इंक्वायर, तो उसमें फर्स्ट है कमेटी ऑन पेटिशंस, जो ये कमेटी एग्जामिन करती है पेटिशन ऑन बिल और मैटर जनरल पब्लिक इंपॉर्टेंस के। ये एंटरटेन करती है रिप्रेजेंटेटिव इंडिविजुअल से एंड एसोसिएशन ऑन मैटर जो यूनियन सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं। और जो लोकसभा होती है वो कौन सी कमेटी, जो लोकसभा कमेटी होती है उसमें 15 मेंबर होते हैं, लेकिन जो राज्यसभा होती है उसमें 10 मेंबर हैं। नेक्स्ट इसमें है कमेटी ऑन प्रिविलेजेस। जो फंक्शन है इस कमेटी के वो सेमी जुडिशियल नेचर के हैं कि एग्जामिन करती है कि जो बीच ऑफ प्रिविलेजेस के केसेस हैं उनको ऑफ द हाउस एंड इट्स मेंबर, और रिकमेंडेशन देती है फॉर द अप्रोप्रिएट एक्शंस। जो लोकसभा कमेटी है यहाँ पे 15 मेंबर्स हैं, राज्यसभा से 10 मेंबर। इथिक्स कमेटी की जो कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करी गई थी राज्यसभा के अंदर इन द 1997 और लोकसभा के अंदर 2000 में। एंड तो ये जो भी PSC का एग्ज़ाम होता है तो उसमें फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। इट एनफोर्स द कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, और ये एग्जामिन करती है जो केस ऑफ मिसकंडक्ट होते हैं कि बेसिक इथिक्स है तो व्हाट टू बी डन, ये सब चीज़ देखेगी एंड रिकमेंड करती है अप्रोप्रिएट एक्शंस को। थर्ड, इट इज़ एंगेज इन मेंटेनिंग डिसिप्लिन एंड डेकोरम इन पार्लियामेंट। नेक्स्ट है जो कमेटीज टू स्क्रूटनाइज एंड कंट्रोल, जो हमने ऊपर अभी 6 टाइप की देखी थी, तो उनके जो सब कैटेगरी है उनको हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। कमेटी ऑन गवर्नमेंट एश्योरेंस, ये कमेटी एग्जामिन करती है एश्योरेंस जो प्रोमिसेस अंडरटेकिंग दी गई है बाय द मिनिस्टर्स टाइम टू टाइम हाउस के फ्लोर पे और रिपोर्ट पे ऑन द एक्सटेंट टू विच इट हैज़ बीन कैरिड थ्रू। और लोकसभा के अंदर इसमें 15 मेंबर होते हैं और राज्यसभा में इसमें 10 मेंबर होते हैं। ये 1953 में बनी थी। नेक्स्ट है कमेटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेचर, कि ये कमेटी एग्जामिन करती है और रिपोर्ट करती है टू द मेंबर्स। कमेटी का मतलब टू द हाउस वेदर जो पावर है टू मेक रेगुलेशन, रूल्स, सब रूल्स और बाय रूल्स जो पार्लियामेंट द्वारा दी गई है, वो कन्फर्ट दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा टू एग्जीक्यूटिव को, वो प्रॉपर्ली एक्सरसाइज किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। और बोथ द हाउसेज में कमेटी में 15 मेंबर होते हैं और 1953 में ये कॉन्स्टिट्यूट की गई थी। ये इंपॉर्टेंट कि इसमें दोनों में से 15 मेंबर होते हैं, बिकॉज हम ऊपर देखते आ रहे थे फ्रॉम द लोकसभा 15 आ रहे थे और राज्यसभा से 10। नेक्स्ट है कमेटी ऑन पेपर लेड ऑन टेबल, जो कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हुई थी 1975 में और लोकसभा के अंदर से 15, राज्यसभा से 10 मेंबर्स, और एग्जामिन करती है जो टेबल ऑफ हाउस में एग्जामिन करने के लिए जो भी पेपर्स रखे जाते हैं मिनिस्टर्स के द्वारा, तो चेक देखने के लिए वेदर ये जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन से उनसे साथ कंप्लाई करती है नहीं करती है। एंड जो भी रिलेटेड रूल्स हैं एक्ट ये एग्जामिन नहीं करती। स्टेटूटरी नोटिफिकेशन और ऑर्डर जो जुडिक्शन में आते हैं किसके, उन द कमेटी ऑफ सबऑर्डिनेट लेजिस्लेचर के जुडिक्शन में आते हैं, उन्हें ये नहीं देखती। नेक्स्ट है कमेटी ऑन वेलफेयर ऑफ SC एंड ST, की ये कमेटी कॉन्स्टिट्यूट होती है 30 मेंबर्स, 20 राज्य लोकसभा से, 10 राज्यसभा से। इसका फंक्शन है कि कंसिडर करे नेशनल कमीशन फॉर SC और नेशनल कमीशन फॉर ST की रिपोर्ट्स को। सेकेंड, ये एग्जामिन करती है सभी मैटर्स रिलेटेड टू द वेलफेयर SC और ST के, लाइक कि कोई भी जो हमने चैप्टर में भी पढ़ा था कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज़ में कि इम्प्लीमेंटेशन कॉन्स्टिट्यूशन और जो स्टेटूटरी सेफ गार्ड है वेलफेयर प्रोग्राम रिगार्डिंग टू द SC और ST। नेक्स्ट है कमेटी ऑन एम्पावरमेंट ऑफ द वुमेन, की कमेटी ये 1997 में बनी थी। इसमें 30 मेंबर होते हैं टोटल, 20 फ्रॉम द लोकसभा एंड 10 फ्रॉम द राज्यसभा। एंड इट कंसिडर करती है रिपोर्ट्स ऑफ नेशनल कमीशन फॉर वुमेन और एग्जामिन करती है मेजर्स जो यूनियन गवर्नमेंट द्वारा लिए गए या लिए जाना चाहिए जिससे सिक्योर करे स्टेटस, डिग्निटी, इक्वालिटी ऑफ वुमेन सभी फील्ड्स में। अब जॉइंट कमेटी ऑन द ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, कि ये कमेटी एग्जामिन करती है कंपोजिशन एंड करेक्टर ऑफ द कमेटी
और दूसरी बॉडीज़ का जो सेंट्रल, स्टेट और यूनियन गवर्नमेंट, जो यूनियन टेरेटरी की गवर्नमेंट होती है उनके द्वारा अपॉइंट किए गए और रिकमेंड करती है वेदर जो पर्सनस हैं ये ऑफिस होल्ड कर रहे हैं वो डिस्क्वालीफाई तो नहीं है फ्रॉम बीइंग इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ अ पार्लियामेंट और नॉट. इट कंसिस्ट ऑफ 15 मेंबर, 10 फ्रॉम द लोकसभा एंड 5 फ्रॉम द राज्यसभा. अब नेक्स्ट है कमेटी रिलेटेड टू द डे टू डे बिजनेस ऑफ द हाउस. इसमें फर्स्ट बिजनेस एडवाइजरी कमेटी हमने देखी थी. ये रेगुलेट करती है प्रोग्राम को, टाइम टेबल हाउस का एलोकेट करती है, टाइम फॉर द ट्रांजेक्शन लेजिस्लेचर का, बिजनेस जो हाउस का होता है बाय द गवर्नमेंट. इसमें से लोकसभा कमेटी में से 15 मेंबर इंक्लूडिंग द स्पीकर एज इट्स चेयरमैन. वेरी इंपॉर्टेंट इंक्लूडिंग वाला ये ऑप्शन में यहीं से कैचअप करते हैं. और राज्यसभा में इट हैज़ 11 मेंबर इंक्लूडिंग द चेयरमैन एज इट्स एक्स ऑफिशियो चेयरमैन. कमेटी ऑन प्राइवेट मेंबर बिल्स और रेजोल्यूशन, जो कमेटी क्लासीफाई करती है बिल्स को और एलोकेट करती है टाइम टू टाइम जिससे डिस्कस कर सके बिल पे. रेजोल्यूशन पे जो पार्लियामेंट मतलब इंट्रोड्यूस किया गया प्राइवेट मेंबर द्वारा. प्राइवेट मेंबर हमने पढ़े थे जो मेंबर्स जो मिनिस्टर्स नहीं होते. ये स्पेशल कमेटी है लोकसभा की, इसमें 15 मेंबर होते हैं इंक्लूडिंग द डिप्टी स्पीकर एज इट्स चेयरमैन. वेरी इंपॉर्टेंट. जो राज्यसभा होती है डज नॉट हैव एनी सच कमेटी. राज्यसभा की ऐसी कोई कमेटी नहीं है और जो सेम फंक्शन है राज्यसभा में वो परफॉर्म किया जाता है बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के द्वारा. वेरी इंपॉर्टेंट. रूल कमेटी की जो कमेटी है कंसिडर करती है मैटर ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन द हाउस और रिकमेंड करती है नेसेसरी अमेंडमेंट और एडिशन टू द रोल ऑफ द हाउस. जो लोकसभा कमेटी होती है इसमें 15 मेंबर होते हैं इंक्लूडिंग द स्पीकर एज ऑफिशियो चेयरमैन. और जो राज्यसभा होती है कंसिस्ट होती है 16 मेंबर पे इंक्लूडिंग चेयरमैन एज इट्स एक्स ऑफिशियो चेयरमैन. तो आपको पहले भी बता चुके हैं, दोबारा बता देते हैं कि जो एक्स ऑफिशियो पोस्ट होती है तो उसमें जब आदमी एक ऑफिस होल्ड करता है तो दूसरे ऑफिस के लिए वो ऑटोमेटिकली एलिजिबल होता है. इसका सिंपलेस्ट एग्जांपल होता है कि जब वाइस प्रेसिडेंट बनते हैं तो वो ऑटोमेटिकली जो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के लिए एलिजिबल या बन जाते हैं वो. और इससे ही एक्स ऑफिशियो ऑफिस बोला जाता है जो एक्स ऑफिशियो पोस्ट होती है. तो आपको ये पूरा क्लियर हो जाना चाहिए. कमेटी ऑन एब्सेंस ऑफ मेंबर की कमेटी कंसिडर करती है सभी एप्लीकेशन मेंबर से कि जो लीव के लिए देते हैं, लीव ऑफ एब्सेंस फ्रॉम द सिटिंग ऑफ द हाउस, और उन केसेस को एग्जामिन करती है जो एब्सेंट होते हैं फॉर अ पीरियड ऑफ 60 days और मोर विदाउट परमिशन. और ये स्पेशल कमेटी है लोकसभा की जिसमें 15 मेंबर होते हैं. कोई ऐसी राज्यसभा में कोई कमेटी नहीं है. ऑल सच मेंबर्स आर डील बाय द हाउस इटसेल्फ. नेक्स्ट देख लेते हैं कि हाउस कीपिंग कमेटी की जो जनरल पर्पज़ कमेटी होती है इसकी फर्स्ट, ये कमेटी कंसिडर करती है और एडवाइस करती है ऑन मैटर कंसर्निंग अफेयर ऑफ द हाउस. जो नहीं आता जुडिक्शन में किसी और पार्लियामेंट्री कमेटीज़ में उन्हें देखती है ये. और ईच हाउस में दिस कमेटी कंसिस्ट होती है प्रेसिडेंसी, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है स्पीकर या चेयरमैन एज इट्स ऑफिशियल चेयरमैन. वेरी इंपॉर्टेंट. डिप्टी स्पीकर इन केस ऑफ राज्यसभा और मेंबर ऑफ द पैनल ऑफ चेयरपर्सन, जो पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन इन केस ऑफ राज्यसभा. और जो चेयरपर्सन होते हैं सभी डिपार्टमेंटल स्टैटिंग कमेटी के ऑफ हाउस और लीडर ऑफ रिकॉग्नाइज्ड पार्टीज़ के और ग्रुप्स के वो इसमें मेंबर होते हैं. एंड सच अदर मेंबर जो नॉमिनेट किए जाए प्रेसिडेंस जो प्रेसिडाइजिंग जो ऑफिसर होता है प्रिसाइडिंग ऑफिसर द्वारा. नेक्स्ट है हाउस कमेटी. ये कमेटी डील करती है विद द रेजिडेंशियल अकोमोडेशन मेंबर द्वारा कि जो भी मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट उसका रेजिडेंशियल अकोमोडेशन होता है उसके रिगार्डिंग और एमिनिटीज़ जो दी जाती हैं उसे लाइक फूड मेडिकल उनको डील करती है उनसे. बोथ द हाउसेज हैव देयर रिस्पेक्टिव हाउस कमेटीज़. दोनों हाउस की अलग अलग हाउस कमेटीज़ हैं. लोकसभा में इट कंसिस्ट ऑफ 12 मेंबर. अब लाइब्रेरी कमेटी है नेक्स्ट. इट कंसिस्ट ऑफ इस जो कमेटी होती है कंसिडर करती है सभी मैटर रिलेटिंग टू द जो लाइब्रेरी है पार्लियामेंट की और असिस्ट करती है मेंबर को कि यूटिलाइज करे लाइब्रेरी की सर्विस को. इसमें 9 मेंबर होते हैं, 6 लोकसभा से, 3 राज्यसभा से. अब जॉइंट कमेटी सैलरी अलाउंसेस पे ये कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई थी अंडर द सैलरी अलाउंसेस एंड पेंशन ऑफ द MP एक्ट 1954. इसमें 15 मेंबर होते हैं, 10 लोकसभा से, 5 राज्यसभा से. ये फ्रेम करती है रूल्स फॉर रेगुलेटिंग पेमेंट ऑफ सैलरी अलाउंसेस पेंशन टू द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. हम लास्ट में हम देख रहे हैं कि कंसल्टेटिव जो कमेटीज़ होती हैं ये अटैच होती हैं वेरियस मिनिस्ट्रीज से और डिपार्टमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट से. इसमें क्या होते हैं जो दोनों ही पार्लियामेंट के जो हाउस हैं उनसे मेंबर होते हैं. वेरी इंपॉर्टेंट. ये ऑप्शन में दे दिया जाता है कि एक हाउस से या 2 हाउस से. तो ये आप जरूर ध्यान रखें कि जो मिनिस्टर्स ये MOS होते हैं इंचार्ज ऑफ द मिनिस्ट्री कंसर्न वो एक्ट करते हैं इसके चेयरमैन एज अ चेयरमैन ऑफ द कंसल्टेटिव कमेटी.
ऑफ दैट मिनिस्ट्री, कि सभी मिनिस्ट्री की अलग अलग होती है ये। और इस कमेटी का ये क्या करती है, प्रोवाइड करती है एक फोरम जिस पर जाके आप जिसमें डिस्कशन हो सके इनफॉर्मल बिटवीन द मिनिस्टर्स एंड द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, किसी भी पॉलिसीज या प्रोग्राम पे जो गवर्नमेंट के हैं, जो भी उसका जिस मैनर में वो इम्प्लीमेंट हुई है उसमें। ये कमेटी आर कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट अफेयर। जो गाइडलाइंस है रिगार्डिंग द कंपोजिशन, फंक्शन एंड प्रोसीजर दिस कमेटी वो फॉर्मुलेट की गई बाय दिस मिनिस्ट्री। और जो मिनिस्ट्री है ऑल्सो मेक अरेंजमेंट फॉर होल्डिंग देयर मीटिंग बोथ ड्यूरिंग द सेशन एंड इंटर सेशन पीरियड ऑफ द पार्लियामेंट। जो मेंबरशिप है इन कमेटीज़ की वो वॉलेंट्री है और लेफ्ट टू द चॉइस ऑफ द मेंबर एंड द लीडर ऑफ देयर पार्टी। जो मैक्सिमम मेंबरशिप है कमेटी के वो 30 है, मिनिमम इसमें 10 रखी गई है। और जो कमेटी है नॉर्मली कॉन्स्टिट्यूट की गई थी आफ्टर द न्यू लोकसभा इज कॉन्स्टिट्यूटेड, कि जब बनाई जाती है, कि जब नई लोकसभा बन जाती है जनरल इलेक्शन के बाद। और दूसरे शब्दों में कहें, ये कमेटी शेल स्टैंड डिजोल्व अपॉन डिजोल्यूशन ऑफ एवरी लोकसभा, कि ये डिजोल्व भी हो जाती है जब लोकसभा डिजोल्व हो जाती है और दोबारा बनाई जाती है जब लोकसभा बनती है। और इन एडिशन जो सेपरेट इनफॉर्मल कंसल्टेटिव कमेटी होती है मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट भी, वो भी बनाई जाती है फॉर द रेलवे जोन्स। और जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होती हैं वो बिलोंग करते हैं टू द एरिया फॉलिंग अंडर अ पर्टिकुलर रेलवे जोन, और नॉमिनेट किए जाते हैं टू द इंफॉर्मेटिव कंसल्टेटिव कमेटी में। कि अगर जो रेलवे जोन की कमेटी है तो उसमें जोन में अगर कोई एमपी भी आता है तो वो भी नॉमिनेट कर दिया जाता है उस कमेटी में। अनलाइक द कंसल्टेटिव कमेटी जो अटैच होती है टू द वेरियस मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट से, जो मीटिंग होती है इनफॉर्मल कंसल्टेटिव कमेटी की, वो अरेंज की जाती है ड्यूरिंग द सेशन पीरियड ही। वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये चैप्टर हमारा एंड हो जाता है, थोड़े पॉइंट्स देख लेते हैं कि जो मिनिस्टर्स हमने देखे एलिजिबल नहीं होते फॉर द इलेक्शन और नॉमिनेशन टू द फाइनेंशियल कमेटीज़, डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटीज़, कमेटी ऑन एम्पावरमेंट ऑफ द वुमेन, गवर्नमेंट एसोसिएशन, पेटिशन की भी देखी हमने कि इनमें किसी में भी एलिजिबल नहीं होते। थर्ड पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो जॉइंट कमेटी होते हैं उसमें जो दोनों हाउस होते हैं उनसे ही मेंबर होते हैं। तो गाइज आपको पूरा ही चैप्टर ये कंप्लीट हो चुका है।